नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आ, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर ग्रेविटेशन। टर्म 2 में जितना चैप्टर आ रहा है उतना हम चैप्टर करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका 50% थ्रस्ट से ऊपर मींस थ्रस्ट तक आ रहा है। थ्रस्ट आपके सिलेबस में नहीं है और ये जो चैप्टर डिलीट हुआ है, जो टॉपिक डिलीट हुआ है, उसे हम नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ग्रेविटेशन है, जो आपने नाम सुना है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एक्चुअल में है क्या? ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। लेकिन उनमें से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तो उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अब ये जो ग्रेविटेशन है कि हर दो ऑब्जेक्ट या इनवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये लॉ, ये जो फिनोमिना है, ये किसने दिया? ये न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। अब न्यूटन ने ये लॉ कैसे दिया? उसने ऐसे दिखा कि जब वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो अचानक से एक सेब नीचे की तरफ गिरा और उसके सिर पर आके लग गया। जब उसने देखा कि सेब ऊपर से नीचे क्यों आया है, इसका मतलब कोई ना कोई उसको खींच रहा है जिसकी वजह से सेब ऊपर से नीचे आया। तो उसने काफी सोचा, सोचने के बाद ये आइडिया लगाया कि अर्थ जो है सेब को खींच रही है अपनी ओर। फिर उसने सोचा जब अर्थ सेब को अपनी ओर खींच रही है तो क्या सेब भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है? ये सोचते सोचते उसने रिसर्च किया कि अर्थ सेब को खींच रहा है और सेब अर्थ को खींच रहा है। और उसने जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था अपना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स इक्वल टू ईच अदर, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। मींस अर्थ जितना फोर्स एप्पल पर लगा रहा है उतना ही फोर्स अर्थ एप्पल अर्थ पर लगा रहा है। दोनों फोर्स इक्वल है। अब उसने कहा जब दोनों फोर्स इक्वल है तो सेब तो गिरता हुआ नजर आ रहा है, सेब तो मोशन में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर तो एक्सलेरेशन है, लेकिन अर्थ के अंदर कोई मोशन नहीं है। तो उसने क्या कारण बताया? उसने ये कारण बताया सेकंड लॉ के हिसाब से कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास, सेब का मास छोटा है और अर्थ का मास बड़ा है, दोनों में फोर्स इक्वल है। तो इसका मतलब सेब का मास कम होने की वजह से उसमें एक्सलेरेशन ज्यादा है और अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से उसमें एक्सलेरेशन कम है। तो उसने थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताया कि एप्पल अट्रैक्टिंग टुवर्ड द अर्थ एंड अर्थ इज आल्सो अट्रैक्टिंग टुवर्ड द एप्पल। अर्थ एप्पल को खींच रहा है और एप्पल अर्थ को खींच रहा है। किसके हिसाब से? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर उसने सेकंड लॉ को अप्लाई किया। फॉर ए गिवन फोर्स एक्सलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो उसने सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया था, उसने क्या दिया था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये दिया था, F इज इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू F अपॉन में m। इट मीन A इज इक्वल टू F अपॉन m एट ए गिवन फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स क्या है? कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक्सलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि एक्सलेरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर मेरे पास m और a को कंपेयर करें, अगर मास ज्यादा है तो एक्सलेरेशन कम होगा, मास कम है तो एक्सलेरेशन ज्यादा होगा। जबकि गिवन फोर्स किसमें? अर्थ में और किसमें? एप्पल में, दोनों में सेम है, तो फोर्स कांस्टेंट हो गया। तो एप्पल का मास कम है तो इसलिए उसके अंदर एक्सलेरेशन ज्यादा है, इसलिए वो मोशन में नजर आता है। लेकिन अर्थ का मास ज्यादा है तो इसलिए उसके अंदर एक्सलेरेशन बहुत कम है। तो उसी हिसाब से ये बताया उसने, द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ,
so we do not see the earth is moving toward the apple. अर्थ का एप्पल का मास अर्थ के मास से काफी छोटा है, ना के बराबर है, इसलिए हमें अर्थ जो है एप्पल की तरफ मूव करती हुई नजर नहीं आती। तो उसने लास्ट में फिर एक रिजल्ट निकाल दिया कि इनवर्स में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन कहेंगे। All the objects in the inverse attract each other with a force of attraction between the object is known as gravitational force. फिर आगे बताया, उसी के बेस पर उसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. उसने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट ये A है और ये ऑब्जेक्ट B है, इनवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो उसने क्या कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के रेसिप्रोकल। तो हम एक इसको वेरीफाई भी करते हैं। देखिए, टू ऑब्जेक्ट ले लिए, ए और बी आर द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। एक का मास m कैपिटल M, एक का मास स्मॉल m, लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम ईच अदर। दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, हम इसे करते देखिए। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट a है जिसका मास कैपिटल M है, और एक ऑब्जेक्ट ये b है जिसका मास स्मॉल m है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या ले लिया हमने, d ले लिया। क्या ले लिया, d। अब ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब टू ऑब्जेक्ट हैविंग द मास कैपिटल M और स्मॉल m, दो ऑब्जेक्ट जिसमें एक का मास कैपिटल M है और एक का मास स्मॉल m है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, मींस कैपिटल M इनटू में स्मॉल m। कैपिटल M इनटू में स्मॉल m, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास कैपिटल M अपॉन में d स्क्वायर। अब जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनल हटाता है तो उसकी जगह क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, और एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। क्या आता है, कांस्टेंट। और फिर क्या आएगा, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट क्या है, कैपिटल G, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर। ये जो G है, इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। और इसकी यूनिट अभी इसकी निकालते हैं, क्या होती है वैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, या और कई बार हम क्या लिखते हैं इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2, क्योंकि ये प्लस है, पावर ऊपर जाए क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, अब इसकी यूनिट F इज इक्वल टू क्या हमारे पास, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M। देखिए इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ये वाला फॉर्मूला F कैपिटल M अपॉन में d स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब हम G की यूनिट निकालेंगे। G की यूनिट हमें पता है F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, M अपॉन में d स्क्वायर, d इज द डिस्टेंस।
तो हमें यूनिट निकालनी है जी की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जी एम एम इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर, और जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम स्मॉल एम। तो जी इज इक्वल टू, अब यूनिट एफ की यूनिट, यूनिट ऑफ एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन मीन फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एन, एन मीन्स न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और डी, यूनिट ऑफ डी, डी मीन डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डी, डी क्या है? डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। और बचा क्या? एम, कैपिटल एम हो चाहे स्मॉल एम हो, ये क्या है? मास, और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम की किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम को किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। अब ये पावर प्लस में, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? माइनस, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू में केजी की पावर -2। दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी, जिसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इस जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, या ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फोर्स जो है अगर मास पर डिपेंड करता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल, कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, एफ हमने पढ़ा है कैपिटल जी, एम और कैपिटल, सॉरी, ये जरा ध्यान से देखिए, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो अगर हम पूछे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक एम, एक का मास स्मॉल एम। अगर मान लो ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, और ये फोर्स, ये डी, और ये क्या हो गया हमारे पास? एफ। पहले हम लेते हैं क्या नाम है? मास। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास सेम, इसको क्या कर दिया? डबल, और सेम को हम लेंगे 1, तो दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई, दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास, अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर दोनों का मास बढ़ेगा तो दोनों का जो बीच में मास बढ़ा दिया, तो दोनों का मास बढ़ने पर फोर्स क्या होगा? दोनों के मास के जितना बढ़ा है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मोर मास, जैसे हमारे पास क्या है? मोर मास, इसका एम, मोर मास, और क्या होगा? ऑटोमेटिकली फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस और फोर्स, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट का, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास सेम रहता है, तो फोर्स कितना टाइम हो जाएगा? 2 1 जा 2 टाइम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा? 2 टाइम। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते हैं, इसका मास क्या कर दिया? डबल, पहले ऑब्जेक्ट का मास डबल, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास भी डबल कर दिया, तो फोर्स कितने टाइम हो जाएगा? 2 2 जा 4 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 टाइम फोर्स हो जाएगा। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट का मास ट्रिपल कर दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि फोर्स और मास, तो इसका मतलब मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, और मास कम तो फोर्स भी कम। अब डिस्टेंस पर जाते हैं। अब डिस्टेंस क्या है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर D और ये फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन कम होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। डिस्टेंस कम तो फोर्स, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको अगर न्यूमेरिकल में आ जाता तो कैसे करेंगे? तो अगर मान लो बाय चांस, इसका मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस डी, और वो क्या है? स्क्वायर, लेकिन वो क्या है? डिस्टेंस जो है फोर्स है क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ज्यादा नहीं सोचना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एफ हो जाएगा। अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो क्या करेंगे? 1 अपॉन में डिस्टेंस डबल, तो क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4,
1/4, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस क्या कर दिया ट्रिपल, तो 1 अपॉन में डिस्टेंस 3 ट्रिपल कर दिया, इसका स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, तो फोर्स क्या हो जाएगा इतना कम हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस क्या कर दिया हाफ 1 और डिस्टेंस क्या कर दिया हाफ 1/2 का होल स्क्वायर, अब ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 कहां जाएगा इनटू में ऊपर आ जाएगा 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम। मींस अगर डिस्टेंस कम हो गया हाफ हो गया तो फोर्स 4 टाइम हो गया। इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि अगर डिस्टेंस और मास दोनों दे दिए, मान लो जैसे ये m है कैपिटल M, एक हमारे पास आ गया कैपिटल M, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करें देखो, कैपिटल M स्मॉल m और डिस्टेंस क्या है 1 अपॉन में d स्क्वायर, तो फोर्स कितना होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया डबल कर दिया, इसका क्या कर दिया एक ऑब्जेक्ट का मास डबल, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास भी डबल कर दिया और डिस्टेंस क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो हाफ मीन 1/2 का होल स्क्वायर, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखिए एक ऑब्जेक्ट का मास डबल, दूसरे का भी मास डबल और डिस्टेंस क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा फोर्स देखो डिस्टेंस डबल कर दिया डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो फोर्स उनके बीच में क्या होगा देखे करते हैं 2 इंटू 2 और ये 1/2 का मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट जाएगा 2 और ये 2 से 2 कट, तो बचा क्या 1। जब 1 आता है तो इसका मतलब फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन फोर्स। इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास ट्रिपल कर दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया और उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया, अब हाफ का मतलब क्या है 1 तो ऑलरेडी पहले ऊपर है, 1 अपॉन में डिस्टेंस क्या कर दिया 1/2 का होल स्क्वायर, अब 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन में 1 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मेरे पास 4 आ गई वैल्यू, चारों को मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 3 इंटू 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 टाइम। इसका मतलब जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में है वो फोर्स हमारा 24 गुना हो जाएगा। कब, जब हम और एक ऑब्जेक्ट का मास ट्रिपल कर देंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देंगे और उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम आधा कर देंगे तो जो फोर्स है वो 24 गुना हो जाएगा। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या ये लॉ जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज, ये सब बॉडीज के लिए सब ऑब्जेक्ट के लिए जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट हो रहे हैं सब के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बॉडीज छोटी हो बड़ी हो छोटी हो, सेलेस्टियल बॉडी हो या टेरेस्ट्रियल बॉडी हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब ऑब्जेक्ट में ये एप्लीकेबल होता है। अब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें अर्थ अपने साथ बांधे रखती है। अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो हम हवा में उड़ते, हम हवा में पंछियों की तरह उड़ते रहते, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम अर्थ ने हमें बांध रखा है। वी आर मूविंग, वी आर स्टैंडिंग, या हम खड़े हैं जमीन के ऊपर, किसकी वजह से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। दूसरा, प्लेनेट अराउंड द सन, अब सूरज सोलर सिस्टम सन के चारों तरफ जो प्लेनेट है वो चक्कर लगाते हैं विद ए कांस्टेंट फोर्स। इसका मतलब सन और इसके बाहर जो ऑर्बिट में प्लेनेट चक्कर लगाते हैं उनके बीच में क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। एंड टाइड्स, ये बेटे टाइम नहीं है, दिस इज द टाइड्स। टाइड्स होते हैं बेटे हाई टाइड और लो टाइड। ये जो टाइड है ये किसकी वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन और मून। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स क्रिएट होते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो हमने पढ़े बेटे। हाई टाइड और लो टाइड, दीज आर ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, तो जब वो नीचे आता है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, स्पीड बढ़ती रहती है। और जितनी उसकी स्पीड बढ़ती है वो किसकी वजह से? इसका मतलब अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है। तो जब उसकी स्पीड बढ़ेगी, उस स्पीड को उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब अर्थ की फोर्स की वजह से कोई भी एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अर्थ की फोर्स की वजह से उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। जिसकी डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये ए, जैसे एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लिखते हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस वो एक्सेलरेशन जो अर्थ के फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। और इसकी यूनिट सिमिलर टू द एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ms-2, क्योंकि ये प्लस का है, पावर ऊपर जाए क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। और इस g की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ g। और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू ज्यादातर क्या ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये क्या है? जब ऑब्जेक्ट अपने आप फ्री फॉल गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, तो द एक्सेलरेशन फ्री फॉल एक्सेलरेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरता है ऊपर, तो वो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन इन ए फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको भी बोलते हैं। तो यहां पर एक शब्द हो गया फ्री फॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल का मतलब क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉल अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। वही सेम डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा फ्री फॉल हो गया बेटे। फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होगी? फ्री फॉल when an object, जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ की वजह से नीचे गिरता है तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। और इस फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। नेक्स्ट ये आगे लिखा है, देखो, हाँ वेरी गुड। फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉल अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरता है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। अंडर द फ्री फॉल नो चेंज इन द डायरेक्शन बट देयर इज ए चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी व्हिच कॉज एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब फ्री फॉल, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, उसमें g की वैल्यू 9.8 होगी। और तीसरा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अब कहोगे जी डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? एक्सेलरेशन उसका इसलिए होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। अगर ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड इंक्रीज, वेलोसिटी क्या होगी उसकी? वेलोसिटी विल इंक्रीज। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। और इसी एक्सेलरेशन जो इसके किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है वो अर्थ के फोर्स की वजह से होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे और साइन किसका लेंगे? प्लस का। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है और अर्थ भी फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है।
फोर्स की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है उसकी भी डायरेक्शन, वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। अब यहां पर अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट कहां फेंक दिया? पत्थर कहां फेंका? ऊपर की तरफ। जब पत्थर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सकेलरेशन तो होगा, लेकिन वो एक्सकेलरेशन क्या होगा? इसकी स्पीड कम होगी। इसका मतलब जब पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम होगी, उसके अंदर क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, उसकी स्पीड घटेगी, और जिसकी वजह से हम जी की वैल्यू क्या ले लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसमें रिटार्डेशन होता है। आपको जी रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सकेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। Negative acceleration is known as retardation. Why? Because velocity is decreasing. Velocity घट रही है तो रिटार्डेशन हो गया। क्यों घट रही है? क्योंकि अर्थ उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, उसको अपनी ओर खींच रही है, जबकि पत्थर कहां फेंका? ऊपर की तरफ, और अर्थ उसको नीचे की तरफ ला रही है। तो यहां पर जब हम पत्थर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी माइनस में, और जब नीचे की तरफ पत्थर फेंकेंगे तो जी प्लस में। माइनस में क्यों? क्योंकि मोशन की या वेलोसिटी की डायरेक्शन या मूवमेंट ऊपर की तरफ और अर्थ का फोर्स नीचे की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जी हमेशा माइनस मिलेंगे, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो जी प्लस मिलेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे। अब रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। ये जो स्मॉल जी है, दिस स्मॉल जी इज एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है? एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। जबकि कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है। ये जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसकी वैल्यू पोल पर सबसे ज्यादा होती है। अगर मान लो मैंने अर्थ ड्रॉ किया तो ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा पोल है, और ये हमारा पोल है। पोल पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और इक्वेटर पर जी की वैल्यू, कौन से जी की वैल्यू? स्मॉल जी की वैल्यू। किसकी? स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम एट पोल। इस जी की वैल्यू जी मैक्सिमम एट पोल और इक्वेटर पर मिनिमम रहती है या नेग्लिजिबल रहती है। जी की वैल्यू स्मॉल जी एक्सकेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल पर मैक्सिमम रहती है, लेकिन इक्वेटर पर मिनिमम नेग्लिजिबल रहती है। लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू पोल पर, इक्वेटर पर और हर जगह सरफेस ऑफ द अर्थ पर, पोल पर, इक्वेटर पर ऑलवेज सेम। और वो क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। लेकिन जी की वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन मींस अर्थ के सरफेस पर अगर जी की वैल्यू 9.8 है तो हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम इंटू ए और F इज इक्वल टू एम इंटू जी। और एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो जी है वो कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जी की वैल्यू सेम रहेगी। तो फोर्स किस पर डिपेंड रहेगा? फोर्स डिपेंड रहेगा मास पर। फोर्स किस पर डिपेंड रहेगा? मास पर। लेकिन मास क्या है? कांस्टेंट है। मास क्या है? कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो फोर्स चेंज होगा कब? जब जी की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली मास पर। मोर मास एम और एफ, अभी आपने पढ़ा है, मोर मास मोर फोर्स, लेस मास लेस फोर्स। कब? when the g at a given point at a given place when it is constant। जब एक अर्थ सरफेस पर g की वैल्यू 9.8 है तो उस कंडीशन पर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास के होगा। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू है। लेकिन हमने क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालेंगे कैसे? सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ए एक्सकेलरेशन। बट यहां पर क्या है? एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब फोर्स किसके? अर्थ के और ऑब्जेक्ट के बीच में। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा फोर्स हमने क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से कि यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। और जबकि ये दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, एम इज द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, जी इज द एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कैपिटल एम मीन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और इसकी यूनिट किलोग्राम, और स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी यूनिट किलोग्राम। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, लेकिन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, अब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका मतलब ये अर्थ है अर्थ के सरफेस पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है एज कंपेयर टू अर्थ इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा, सरफेस ऑफ द अर्थ पर होगा, और ये क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस। तो हम डी को किसके इक्वल रहेंगे, आर के इक्वल, रेडियस के इक्वल। कभी भी अगर ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस काउंट होगा तो दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ, देयरफॉर इसीलिए हम ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को हम आर के बराबर लेंगे। तो ये हमारा डी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ मींस रेडियस ऑफ अर्थ, जो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। और इसके बाद आपने बताया कि एफ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम डी की वैल्यू, डी की जगह क्या लेंगे, रेडियस लेंगे। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, और ये हमारा हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या कंपेयरिंग, एक और दो को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड भी सेम होगा। तो m इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, और ये स्मॉल एम इज कट, तो g इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, और ये हमारे पास g की और कैपिटल G की और स्मॉल g के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल g एंड द कैपिटल G। स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन और डिफरेंस क्या है, g और कैपिटल G। ये क्या है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल, और ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर, लेकिन इक्वेटर पर इसकी वैल्यू 0 और या निग्लिजिबल। इसकी वैल्यू हमेशा चाहे सरफेस ऑफ अर्थ हो या कहीं पर भी हो, हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। और 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, केजी की पावर -2। ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये 9.8 और ये क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में है, और ये एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एनी टू ऑब्जेक्ट, इट इज एनी टू ऑब्जेक्ट, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो जी होगा वो कैपिटल जी कहलाएगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अर्थ हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जो भी आप स्फीयर नहीं है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, तो जी इज बिकेम ग्रेटर एट द पोल देन द इक्वेटर। जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा है और इक्वेटर पर कम है, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेट में आपने ज्यादा सिरदर्दी नहीं करनी। अभी हमने करा था रिलेशन निकाला था, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मतलब कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी की पावर -2, चलो लिख दिया। और एम क्या बेटे, मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और वो क्या होगा हमारा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू स्मॉल एम मास ऑफ अर्थ
क्या है हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 अपॉन में 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.67 इंटू 10 देखिए जरा, ये 10⁻11, ये 10⁻24, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, लेकिन 6.67 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर लिख दिया 10⁻11 प्लस 24, क्योंकि बेस सेम और पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, अपॉन में 6.4 को दो बार लिखेंगे, 6.4 इंटू 6.4 और ये क्या आ जाएगा 10⁻6 की पावर 2 लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्या आएगा 6.67 इंटू 6 इंटू में 10⁻24 में से 11 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, अपॉन में ये बचेगा 6.64 इंटू 6.4 और 10⁻12, देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12, अब ये 12 पावर प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻13 और ये पावर प्लस है -12। अब माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, x की पावर a अपॉन में x की पावर b इज इक्वल टू x a माइनस b। तो ये 10 आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा 6.4 इंटू 6.4। अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। जरा इसको सीधा आंसर लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6 इंटू में 10⁻1 अपॉन में 6.4 इंटू 6.4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, इन पॉइंट के बाद दो डिजिट 667 इंटू में 6 इंटू में 10 अपॉन में ये पॉइंट है तो नीचे दो जीरो आ जाएंगे तो 100 और ये क्या है 64 इंटू 64, पॉइंट हटेगा तो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 10 इंटू 10 जो करता है उसे कट कर देंगे, एक दो और ये एक और ये दो, फिर इनको आपस में सॉल्व कर देंगे 667 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन में 64 इंटू में 64। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सीधा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करके क्या आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। When a piece of paper and iron fall in the absence of air, then both will reach at the same time। अगर हम ऊपर से एक पीस ऑफ पेपर और एक आयरन पीस को नीचे गिरते हैं तो आयरन पीस और पीस ऑफ पेपर दोनों सेम टाइम पर नीचे आते हैं, लेकिन उसमें अगर एयर की प्रेजेंस में नहीं होनी चाहिए। एयर की प्रेजेंस अगर है तो पीस ऑफ पेपर देर में आएगा और आयरन पीस पहले आ जाएगा, क्योंकि एयर क्या करता है उसमें एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसकी वजह से पीस ऑफ पेपर देर में पहुंचता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एयर दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। इसका मतलब g इज एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर पीस ऑफ पेपर एंड सेम फॉर आयरन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है g जो है दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये कह रहा है एक्सलेरेशन इन द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। इसका मतलब g जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एक हल्की चीज है एक भारी चीज है तो g जो है दोनों के लिए अलग अलग होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इसीलिए पीस ऑफ पेपर और आयरन पीस दोनों एक ही टाइम पर नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सलेरेशन इंडिपेंडेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। इसके बाद ये कह रहा है कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स की इफेक्ट की वजह से। हमारे पास पहले इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहां पर v इज द फाइनल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी जिसकी यूनिट क्या होगी फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, u इज इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल
वेलोसिटी, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ए क्या है? एक्सकेलरेशन ड्यू टू एक्सकेलरेशन, ए क्या है? एक्सकेलरेशन। और टी क्या है? टाइम, टी क्या है? टाइम। लेकिन इसने क्या कहा है? फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसकी जो स्पीड हो रही है, उसके अंदर जो एक्सकेलरेशन होगा वो ए के बदले क्या होगा? जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए के बदले क्या होगा? जी। तो ए इक्वल टू जी, तो यहां पर ए के बदले क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। कब? अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द अर्थ, जी इज इक्वल टू एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ए के बदले हम जी लिखेंगे। कब? जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है। एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस द फोर्स व्हेन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द एक्सकेलरेशन ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सकेलरेशन होगा दैट इज एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो ए के बदले जी हो जाएगा। मीन ए इक्वल टू जी। और ये जी क्या होगा बेटे? जब डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो प्लस जी, और ऊपर की तरफ होगा तो माइनस जी। फिर हमारा आता है सेकंड इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। लेकिन अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये हमारा चेंज हो जाता है, s के बदले लिखते हैं हम h। s इज द डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन ये किसी हाइट से ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, तो s को हम लिखते हैं क्या? h। तो h इज द डिस्टेंस और द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। तो इस s के बदले हम h लिखेंगे ut, और a के बदले हमारा सेम आ जाएगा g। तो हमारी सेकंड इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये हमारी हो जाती है h के इसमें, और ये gt स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा? हाफ h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है तो g पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो g नेगेटिव। फिर तीसरी इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सकेलरेशन। यहां पर a जो एक्सकेलरेशन है, जो अर्थ के फोर्स की वजह से एक्सकेलरेशन है, तो उसके बदले हम क्या लिखते हैं? यहां पर g लिखते हैं। तो क्या आएगा? 2g, और s के बदले हम क्या पे लिख रहे हैं? h। 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन लॉ, तीन इक्वेशन जो है हमारी, वो क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो मोशन आता है, वो हमारी तीन इक्वेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। और इसमें भी अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो जी पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ पत्थर फेंक रहे तो जी नेगेटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें हम करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, इसमें जरा ध्यान देखिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? u हमारा क्या होगा? उसमें u हमें गिवन होगा। u क्या होगा? इसमें जीरो होगा। u क्या होगा? जीरो होगा। और v गिवन होगा। v क्या होगा? गिवन होगा। और a क्या होगा? इसमें a इज इक्वल टू प्लस g होगा। लेकिन अगर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड है तो v क्या होगा? जीरो हो जाएगा। v क्या होगा? जीरो। और u क्या होगा? इसमें गिवन होगा। और ये हमारे पास a क्या होगा? इसमें माइनस g लेंगे। और जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट, अगर रेस्ट पर आता है कम टू रेस्ट मींस v इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो। और v इक्वल टू जीरो मींस a क्या होगा? इसमें डिक्रीज, नेगेटिव आएगा। a क्या होगा? इसमें नेगेटिव। जब हम ब्रेक लगाते हैं या कम टू रेस्ट और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कभी न्यूमेरिकल के इसलिए सॉल्व करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो इसका मतलब u जीरो, और उसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो a क्या होगा? इसमें पॉजिटिव होगा। ये एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लिंक नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, जब भी यूनिफॉर्म मोशन लिखा हो तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन मीन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इस कंडीशन में a क्या हो जाता है? हमारा जीरो हो जाता है। इसके लिए, ये किसके लिए? टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब ये कह रहा है कि मास और वेट के बीच में डिफरेंस। मास हमारा सिंपल m है, जिसका सिंबल m है, और वेट क्या है? एक फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स है। तो अब देखते हैं, मास इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मटेरियल है उसे हम बोलते हैं मास। और मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट।
इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और मास हमेशा क्या मेजर करता है? इनर्शिया, क्योंकि हमने पढ़ा है इनर्शिया मेजर मास, मास इनर्शिया को मेजर करता है, मास और ये इनर्शिया हमने पढ़ा है मोशन में, मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। तो मास आपने बताया अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मटेरियल है उसे हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। और मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, और इसका सिंबल क्या है? एम। और मास क्या मेजर करता है? इनर्शिया। और इसकी वैल्यू चाहे सरफेस ऑफ अर्थ पर हो, चाहे पोल पर हो, चाहे इक्वेटर पर हो, हमेशा सेम रहेगा और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होने की, ओनली मैग्नीट्यूड होने की वजह से ये क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास, मास मेजर द इनर्शिया, मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। ये आपको बताया, ज्यादा मास तो ज्यादा इनर्शिया, मास ऑलवेज सेम और वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ और ऑन द मून और इन आउटर सरफेस। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट, हमने इसकी यूनिट लिखी, यूनिट इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। अब आ जाते हैं फोर्स पर। और फोर्स क्या है? ओ सॉरी, वेट। वेट क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, तो इसका मतलब अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है। जितना फोर्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए नीचे की तरफ लगाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट। और वेट का सिंबल क्या है? डब्ल्यू। और वेट का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट क्या हमारा? कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? जी पर डिपेंड करता है। जी की वैल्यू बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, जी की वैल्यू कम होगी तो वेट कम होगा। और इसके अंदर बहुत मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट, वेट एक फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन या किलोग्राम वेट, न्यूटन, क्योंकि ये क्या एक तरह से फोर्स है। तो ये वेट है। दोनों के बीच में, मास और वेट के बीच में डिफरेंस भी इसी हिसाब से हम कर सकते हैं। ये डिफरेंस भी समझ लीजिए और उनके एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए। वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है? वेट वो फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जाता है? अर्थ की तरफ जाता है। या ये भी लिखते होते हैं, वेट इज द फोर्स ऑफ फोर्स, द फोर्स एट विच, द फोर्स विद विच, the force with which the object attracted toward the earth, the object attracted toward the earth, जो अर्थ की तरफ जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एम जी। और इसकी यूनिट न्यूटन। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। चलिए मूव करते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून में जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है, अर्थ के ऑब्जेक्ट से, अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जितना है अर्थ पर उससे कहीं, मून पर उससे कम है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर ज्यादा है, मून पर कम है। अब मून पर वेट कम क्यों है? क्योंकि उसका मास भी कम है। तो इसका मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जिसमें मून किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो मास ऑफ द मून इज लेस देन द मास ऑफ द अर्थ। मून का मास अर्थ के मास से कम है, जिसकी वजह से मून एक्सर्ट लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर कम फोर्स लगाता है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। इसका मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मून इज 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ये हमें प्रूफ करेंगे। कैसे? देखिए, हमें पता है वेट क्या है? एक तरह से फोर्स। और फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम, मास। मास किसका? मास ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का। देखिए अर्थ है, सॉरी मून है, और इस पर क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ मून कहलाएगा। और इस ऑब्जेक्ट को कौन खींच रहा है? मून खींच रहा है। तो ऑब्जेक्ट और मून के बीच में कुछ फोर्स है, और वो हम कौन सा फॉर्मूला? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे। F इज इक्वल टू कैपिटल जी, और ये कैपिटल जी एम इज द मास ऑफ मून, और m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर एम रेडियस ऑफ मून का
होल स्क्वायर। और ये F क्या है? फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जिसमें मून किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। और जब मून किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो इसका मतलब फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, जी। और ये क्या होगा? m। और ये मास ऑफ द मून इनटू में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस ऑफ द मून का होल स्क्वायर। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब ये हमारा क्या है? पहले मून था, अब क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, और उसे हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये अर्थ है और अर्थ पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है कुछ फोर्स से, और वो फोर्स क्या कहलाएगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ मीन द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, वो फोर्स जिसमें अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू कैपिटल G और M E मास ऑफ द अर्थ, और ऑब्जेक्ट का मास सेम है R E रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब डिवाइड कर देंगे फर्स्ट को किससे? सेकंड से डिवाइड कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। तो फर्स्ट को डिवाइडेड करेंगे सेकंड से, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई। तो डब्ल्यू एम क्या है? ये रहा, इस पूरे को उतार देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए जी एम एम इंटू में स्मॉल एम अपॉन में आर एम का स्क्वायर, डिवाइड हो गया। और डब्ल्यू ई ये रहा, जी एम ई इंटू में एम अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। अब डिवाइड के बदले क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी एम एम, ये मास ऑफ मून है, ये m मास ऑफ मून है। और ये क्या आएगा? m अपॉन में आर एम मीन्स रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, जब डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल मीन आर ई का स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम। तो m से m कट, g से g कट, जो बचा उसे लिख दिया। तो क्या बचा? m m अपॉन में m e, ये लिख दिया। और इसके बाद क्या लिख दिया? आर ई अपॉन में आर एम का होल स्क्वायर। दोनों में क्या आ गया? स्क्वायर कॉमन आ गया। देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जरा चेक करिए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ये हमारे पास क्या है? एम एम मास ऑफ द मून। मून का मास कितना होगा? 7.4 इंटू में 10 की पावर 22, और अपॉन में एम ई मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? अप्रोक्सीमेटली 6.4, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में रेडियस ऑफ मून, ये क्या आएगा? 1.74 इंटू में 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। ये देखो ये दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है? 7.4 और ये 22 है और ये 24 है, तो नीचे ज्यादा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10 की पावर 24 नीचे ज्यादा है, और ये 22 प्लस का है, नीचे जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। -22 इंटू में 6.4 और अपॉन में 1.74 का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा? 7.4 अपॉन में 6 और 10 की पावर 24 में से क्या माइनस करेंगे? 22, तो क्या आएगा? 10 की पावर 2 आ जाएगा। और 6.4 इंटू 6.4 अपॉन में 1.74, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7.4, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो कितने डिजिट हो गए? 4, 3 सॉरी। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे। देखो 7.4, 6.4, 6.4 अपॉन में ये क्या आएगा मेरे पास? 6 इंटू ये क्या आएगा? 100 और इंटू
1.74। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 6.4, 1.74, 6.4 इंटू, अच्छा एक बारी और आएगा 1.74 और ये क्या आएगा 1.74। ये मेरे पास आ जाएगा WM अपॉन में WE, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 0.166 के आसपास हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, किसके बराबर होगा, WM अपॉन में WE इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1/6। तो इसका मतलब वेट WM इज इक्वल टू 1/6 वेट, इट मीन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, weight of object on the moon is equal to 1/6 weight of object कहां पर, on earth। अब यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है कि अगर WM is equal to 1/6 WE है तो WM का मतलब क्या है, weight of the object on the moon, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास हमेशा सेम रहता है तो M इंटू G कहां पर, मून में, इज इक्वल टू 1/6। वेट ऑफ मास ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा और वेट ऑफ एक्सक्लेरेशन G ऑन अर्थ ये आ गया, M से M कम कट गया तो G एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज GE/6। इसका मतलब एक्सक्लेरेशन जो है मून का जो है वो अर्थ से 1/6 टाइम कम है। और अगर अर्थ पर एक्सक्लेरेशन क्या है 9.8 है तो G ऑन मून, एक्सक्लेरेशन ऑन मून 9.8/6, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.6 और 4 के अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब G जो है वो अर्थ पर ज्यादा है और मून पर कम है। अगर मान लो हम यहाँ अर्थ में जंप लगाते हैं तो 1 मीटर हाइट पर ऊपर जाते हैं और अगर वही उतनी ही फोर्स से अगर हम मून पर जंप करें तो 6 टाइम हाइट पर हम जंप कर पाएंगे। तो किसकी वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी से, जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीट फॉर द टर्म 2 एंड प्लीज लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and maximum like, maximum share, and thanks for watching video। next video में इसके आपको numerical मिलेंगे and wait for the next video for the numerical of gravitational। thanks for today।